में बातचीत होगी। इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है। जेडी वेंस कर रहे हैं यूएस डेलीगेशन की अगुवाई। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में 71 सदस्य शामिल हैं। वो घड़ी आ गई, इसका सबको इंतजार था। इस्लामाबाद में अब से थोड़ी देर में अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक्स होने वाली है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पहुंचने की तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। एयरपोर्ट पर जेडी वेंस को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे थे। कुछ ही देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन अलग अलग मुलाकात करेगा। एक दूसरे के खिलाफ 40 दिनों तक बारूद की बारिश करने वाले दोनों देश अब बातचीत के टेबल पर एक साथ बैठने वाले हैं और इस बैठक को लेकर पूरे पाकिस्तान का टेंपरेचर हाई है। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हुई है कि इस बैठक से क्या निकलेगा। क्या इस मीटिंग के आगे शांति है या फिर संपूर्ण सर्वनाश है? पीस लॉक होगी, डील लॉक होगी या डेडलॉक होगा? सवाल यह भी कि क्या गन पॉइंट पर रखकर अमेरिका ईरान से अपनी बात मनवा सकता है? सवाल यह भी कि ईरान के बार बार मना करने पर भी कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी गई तब तक यह बातचीत नहीं होगी, क्या संभावना है बातचीत की? सवाल यह भी कि इजराइल और ईरान के बीच में टेंशंस है, इजराइल नदारद है, यह बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में क्यों हो रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका जबरन चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है? सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की धरती ही क्यों चुनी गई? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट यह आ रही है कि इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में यह बातचीत होगी और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक कर लेंगे। हमारे साथ विशाल, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अजताब, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अजताब सर, पाकिस्तान में ये बैठक हो रही है, पाकिस्तान में बैठक हो रही है, ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस वहां पर पहुंचे हुए हैं, इजराइल नदारद है, युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, इजराइल है ही नहीं वहां पर, और इजराइल के आने की संभावना अगर बनती भी तो उस पर भी वहां के नेता इजराइल को कैंसर करार देते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं ट्वीट को। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अंकिता जी कि पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है। तो यहीं पे एक शंका होती है कि पाकिस्तान एज ए होस्ट, एज ए मेडिएटर, एज ए बिचौलिया, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। इजराइल के साथ इसके रिलेशन का ये हाल है। आपने खुद रेफर किया कि क्या अभी उसके जो इंपॉर्टेंट उसके मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करके उसको कैंसर घोषित किया, और उस रिएक्शन में इजराइल में भी काफी नेतन्याहू ने उस पर क्वेश्चन मार्क किया, और भारत में जो एम्बेसडर हैं इजराइल के, उन्होंने भी कहा कि भाई पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं है, पाकिस्तान की तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक क्वेश्चन मार्क करता है होस्ट एज ए होस्ट। पाकिस्तान नॉर्मली होस्ट वैसा होता है जो सर्वमान्य हो, लेकिन चूंकि अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। इनफैक्ट वहां भी देखिए सेफ एग्जिट चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट चाहिए ट्रंप को, क्योंकि उनको ही रियलाइज्ड कि जब तक ईरान की जनता, ईरान के जो भी इस्लामिक रेजिमे कह लीजिए, वो तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू है। अभी आपने खबर दिखाई मुस्तफा की हालत और अच्छी हो रही है, स्वास्थ्य में सुधार हो, ये अमेरिका के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से इन्होंने इस्लामिक रेजिमे को खत्म करने की कोशिश की, अब तो वो और घायल शेर की तरह वो और गंभीर चोट पैदा करेगा अमेरिका के लिए। ये अमेरिका को पसंद नहीं होगा, और हो सकता है फिर अमेरिका और इजराइल अटैक करें, इसलिए वो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। शायद उसका एक कारण होगा। लेकिन रही बात कि ईरान की जनता अभी भी, जो अमेरिका ने सोचा था कि शायद ईरान की जनता खुद विद्रोह कर देगी, देखिए अमेरिका का इतिहास रहा है। आप सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके अभी तक 1945 से लेके अभी तक का उठा लीजिए, लगभग 100 से ज्यादा देशों में अमेरिका ने किसी न किसी प्रकार, चाहे वो सैनिक विद्रोह हो, जन विद्रोह, जन आंदोलन के करके, CIA अपने इंटेलिजेंस को लगा के, सैनिक सत्ता के बल पे, सैनिक प्रेशर के बल पे, या आर्थिक जो कहते हैं सैंक्शन लगा के, जैसे ईरान के केस में उन्होंने किया, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन की, सत्ता तख्ता पलट की कोशिश की है अमेरिका ने, और ईरान में वो फेल रहा है। जो इन्होंने उम्मीदें बांधी थी कि हम अटैक करेंगे और जनता वहां से भड़केगी, लेकिन वही सबसे बड़ा मुझे लगता है ईरान का आज हथियार है, क्योंकि जनता उसके साथ है, और अगर जनता उसके साथ है तो उसको तोड़ना और वहां तख्ता पलट, इसलिए अमेरिका फेल हो रहा है और फेल हुआ है। उसकी अब मजबूरी आ गई है कि भाई बातचीत करे, और अब टेबल पे आना ये दिखाता है कि अमेरिका, ट्रंप अपनी गलतियों को शायद रियलाइज कर रहे हैं। और कुछ अब तो एक और लेटेस्ट खबर आई है अंकिता जी कि अमेरिका ने अभी
कुछ कंपनसेशन शायद $6 अरब कतर के साथ मिलके कंपनसेशन दे रहा है वो ईरान को। अरे तुम एक तरफ उसको चोट मारते हो, दूसरी तरफ उसको कंपनसेशन, वो है ना मलहम लगाने की घी कोशिश लगाने करते का हो। काम। जी, तो ये आप देख लीजिए क्या टैक्टिक्स है। इससे बेहतर होता जो एक ईरान का एक डिमांड भी है 10 सूत्री डिमांड में कि भाई हमारा सैंक्शन हटाओ। अगर ये सैंक्शन हटा देंगे, ईरान का बहुत सारा पैसा अमेरिका ने, चूंकि डॉलर में ट्रांजेक्शन होता रहा है तेल का, तो ईरान का बहुत सारा डॉलर का पैसा इन्होंने रोक के रखा हुआ है। और सैंक्शन सोचिए ईरान पे कितने सालों से, 20-30 सालों से अमेरिका ने ईरान पे जो सैंक्शन लगा रखा है, उसकी वजह से इंडिया जैसे, भारत जैसे देश ईरान से तेल या गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। वो सैंक्शन हटा दे तो ईरान अपने आप जो रिकंस्ट्रक्शन के उसके चैलेंजेस होंगे वार के डैमेज की वजह से, वो सुधार सकता है। भाई उसका तो है ना कि इतनी डैमेज हुई है कि कैसे रिकंस्ट्रक्शन करेगा, कैसे अपनी जनता को राहत देगा। तो उसके लिए उसको तो चाहिए, शायद इसीलिए वो टोल टैक्स की बात बार बार कर रहा है। ठीक है, अजताब सर बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार विशाल का रुख कर लेंगे। विशाल, ये जो बातचीत हो रही है इसको लेकर ईरान में आंतरिक कुछ टकराव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो कट्टरपंथी IRGC के कमांडर्स हैं और दूसरे डिप्लोमेट्स हैं, उनमें विदेश मंत्रालय के बीच में आपस में कुछ मतभेद तो दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, किस तरह का मतभेद ये हो सकता है? देखिए, इसका हम अंदाज़ा ऐसी बात से लगा सकते हैं। मतभेद का मतलब क्या होता है? मतभेद का मतलब होता है कि जो भी उनकी एक सुप्रीम बॉडी हो सकती है, या जैसे उनकी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल है, तो उनमें जब कोई फैसला हतमी तौर पर लेना होता है तो आपस में तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं। आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है कि अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। हमें ये देखना होगा कि क्या ईरान जो शर्तें लगा रहा था, या जो उसने 10 पॉइंट्स अपना एक प्रपोजल रखा था, क्या उसमें उसने कोई बदलाव किया? उसने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। यहाँ तक कि जुमे के दिन, आज शनिचर का दिन है, एक दिन पहले खालिफाफ ये कहते हैं कि जो प्री कंडीशंस थे, यानी बातचीत की शुरुआत से पहले जो शर्तें थी, जो पहले से तय हैं, उस पर भी अमल होना ज़रूरी है, तब जाकर बातचीत की शुरुआत होगी। अब वो 2 शर्तें क्या थी आपको पता है। पहली शर्त ये थी कि ऑल फ्रंट पर एग्रेशन रुके, ठीक है, उसमें लबनान भी शामिल है, उसमें गजा भी शामिल है, और ऑल फ्रंट यानी कि ना ईरान पे हमला होगा, ना ईरान हमला करेगा, ना इसराइल ईरान पर हमला करेगा, ना अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ना ईरान जो है मिडिल ईस्ट के देशों पर अमेरिकी टारगेट्स निशाना बनाएगा, ना इसराइल पर हमला करेगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी, फ्रोजन एसेट्स को जो है ओपन करने की बात थी, उसको आप फ्री कीजिए फ्रोजन एसेट्स। तो अभी भी आप अंदाजा कीजिए कि ये बातें तो पहले से ही है ना। आखिर हमें कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है उनमें डबल चीज़ें हो रही है। अगर मान लीजिए कि जो अराक़ची साहब है वो कुछ और कहें, तालिबाफ साहब कुछ और कहें, तो बात समझ में आए कि भाई उनके ट्वीट में तो ये बात थी, उनका ट्वीट ये बात है। आप देखिए, ये कहीं ना कहीं ये अमेरिका के साइड में हमें नजर आ रहा है। भाई आप तो आ रहे हैं बातचीत करने के लिए ना, इसका मतलब ये है कि आपकी एक तरफा बातें मानी नहीं गई हैं। अगर एक तरफा बातें मान ली गई होती, या तो आपने दबाव से मना लिया होता, या आपकी बात कोई डर कर मान लेता, तो फिर बातचीत की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप टेबल पर टॉक करने के लिए बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी सुनेंगे, वो आपकी सुनेगा। हाँ। तो जब बातचीत होनी, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। यही तो बात है कि आप उनकी सुनेंगे, वो आपकी सुनेंगे, लेकिन बीच में पाकिस्तान के जरिए क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डायरेक्ट बातचीत ये लोग नहीं आपस में करेंगे, पहले पाकिस्तान को संभवतः बताया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान आगे कन्वे करेगा। ये कैसी बातचीत है विशाल? अमेरिका से चल करके पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा प्रोटोकॉल और कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी, तमाम चीज़ें। और कोई अगर ईरान से चल के यहाँ पहुंच सकता है, इन तमाम खतरों के बीच की जब इसराइल से कई तरह की चीज़ें होती रही हैं, आपने देखा होगा कि कई वीडियो वायरल हो रहा है कि जो डेलीगेशन ईरान। ठीक है विशाल, रोकेंगे आपको। बड़ी खबर आ रही है, ईरान यूएस बातचीत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बीच यूएस की वादा खिलाफी का मुद्दा भी ईरान उठाएगा। शहबाज के साथ बैठक में अमेरिका के उल्लंघन पर चर्चा होगी। देखिए, ईरान बार बार विश्वसनीयता को लेकर, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के यू टर्न्स को लेकर जिक्र करता रहा है, बार बार ये मुद्दा उठाता रहा है और कहता रहा है कि हम भरोसा कैसे करें। बार बार ये बात सामने आती रही है, और एक बार फिर से इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईरान यूएस बातचीत को लेकर बड़ी खबर यह है कि यूएस की वादा खिलाफी का मुद्दा ईरान उठाएगा। शहबाज के साथ बैठक में यूएस के उल्लंघन पर चर्चा होगी। विशाल का सीधा रुख करेंगे। विशाल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अपनी बात पूरी करें, लेकिन उसके पहले इस अपडेट पर चर्चा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमने पूरे ईरान को तबाह कर दिया है, हमने उनके मिलिट्री तबाह कर दी है, वो जिंदा सिर्फ इसलिए है कि बातचीत करें, उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाई सब कुछ हो गया तो आप बातचीत कर ही क्यों रहे हैं? आप जाइए, उसके आगे बढ़िए, आप जाइए, कब्जा कर लीजिए, आप तेहरान पे झंडे लगा दीजिए,
हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? जब आप बातचीत करते करते अचानक आप 28 फरवरी को हमला कर देते हैं, आप किसी की नहीं सुनते, उसके बाद भी आपने क्या क्या किया? आपने यूएन में बहरीन से एक प्रपोजल डलवाया कि भाई मिलिट्री माइट से जो है हॉर्मुज को खुलवा दिया जाए, आपका नाकाम हो गया, चीन ने वेटो कर दिया, यहां तक कि फ्रांस उसके खिलाफ चला गया। आपने उससे पहले क्या किया? आपने नाटो के देशों से कहा, यहां तक कि चीन से आपने अपील की कि भाई हॉर्मुज को खुलवाने में आप हमारी मदद करो, वो लोग आगे नहीं आए, भाई आपकी जंग है, आप लड़िए, है ना? हाँ। तो ये तमाम चीजें क्या बता रही हैं कि ही इज, आई मीन अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप कह ले, मैं अमेरिका नहीं, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहूंगा बार बार, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेस्परेटली ही नीड्स टॉक हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ ही तो वो ये चाहते हैं कि मेरी इंप्रेशन, मेरी इमेज जो है अपर हैंड वाली वो बनी रहे। तो भाई अगर टेबल पे आप आ रहे हैं तो टेबल पे तो आप आपकी इसी बात को अली साहब के पास लेके जाएंगे। अली साहब, ये जो डिस्परेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है अपनी इमेज बिल्डिंग को लेकर, जो पोर्ट्रेयल डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिस्परेशन में जो वो कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है? अंकिता जी, आपने बिल्कुल तीर निशाने पे मारा है आपने। और मैं बहुत ही तसल्ली से सुन रहा था विशाल भाई को, प्रोफेसर अजिताभ साहब को, आपको अंकिता जी। जितना मुझे खुद सीखने को मिला आप लोगों से, आप लोगों की समझ की मैं दाग देता हूँ, वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत ही इंटेलिजेंट डिस्कशन हो रहा था। देखिए, अगर जो ऑलरेडी आपकी बात यस, अगर मैं जवाब दूं यस, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर साथ साथ पाकिस्तान की भी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में जवाब दे दिया। मगर अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत दिलचस्प किस्सा जो 1980 का है। इसको कहते हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका से 8 चिनुक उड़ के आते हैं ईरान के अंदर 1980 में, क्योंकि इनकी युवा पीढ़ी ने, जेनजी ने 52 डिप्लोमेट्स को अपने बंधक बनाया था इनकी एम्बेसी में से, जो इसको 444 डेज तक रखा। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक टॉक्स अक्रॉस द टेबल, सब कुछ पॉलिटिकल टॉक सब फेल हो गई। तो अमेरिका ने कहा भाई अब मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हैं, यही चाह रहा है। तब उस टाइम पे जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। आप यकीन मानेंगे अंकिता जी, 8 चिनुक में से 1 चिनुक ईरान से वापस नहीं गया अमेरिका। 8 चिनुक आए मिलिट्री फेल्ड, सबसे ज्यादा फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन इसको कहते हैं। अमेरिका का ही नहीं, विश्व भर में। और बाद में रोनाल्ड रीगन साहब आए सत्ता के अंदर। 19 जनवरी 1981 में इनकी सत्ता खत्म हो रही थी और नई सरकार आ रही थी, तो तब ईरान ने छोड़े। तो प्रोफेसर कहा था ना, तो ईरान ने पैसे भी ले रख लिए अमेरिका से मुआवजा के, और बंधक को भी नहीं छोड़ा। हालांकि बात नहीं हुई थी कि हम बंधक छोड़ देंगे उस टाइम पे, बात ये थी कि हम छोड़ देंगे, ठीक है हम सोचेंगे इसके बारे में। आप सोचिए 52 डिप्लोमेट्स को रखा ईरान ने, क्योंकि 1978 में सितंबर के महीने में एक ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, तब उस टाइम पे ऑफ ईरान जो, और एक बहुत दिलचस्प चीज ये है कि इनका, जैसा कि आपने जिक्र किया, सील टीम 6 नाम से इनका प्लेन ईरान में क्रैश हो गया था, जिसको वो रेस्क्यू भी ढंग से नहीं कर पाए थे, हालांकि पायलट बच गया था। अली साहब, इस पर हम आपके पास लौटेंगे दोबारा, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है। थोड़ी देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से मिलेंगे दोनों डेलीगेशंस, दोनों दल मिलने वाले हैं। पहले शहबाज से मुलाकात करेगा ईरानी दल, और इसके बाद अमेरिका का दल जो कि जेडी वैंस की अगुवाई में वहां पहुंचा है, वो शहबाज शरीफ से बातचीत करेगा। थोड़ी देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से मिलेंगे दोनों डेलीगेशन। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कामरान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तानी टेलीविजन चैनल पर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। यकीनन पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ हैं, और मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल गेम या उस तरह से कोई सिक्योर नहीं करना चाह रहा कि जी ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, लेकिन इससे फ़ायदा जो है वो यकीनन पूरी दुनिया को होगा। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो समझता हो कि इस जंग से उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो, जो वक्ती तौर पर शायद अमेरिका और इसराइल समझ रहे होंगे। तो उसके अलावा कोई भी जो है शख्स ऐसा नहीं है जो इससे मुतासिर ना हो रहा हो, बल्कि उनकी अपनी इकॉनमी जिससे मुतासिर हो रही है। आप इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस और एलपीजी की शॉर्टेज देख लीजिए, आप बढ़ती हुई गैस की कीमतें जो है वो देख लीजिए अमेरिका में और दीगर ममालिक में खिते के अंदर जो ट्रेड की सूरत हाल है वो देख लीजिए। तो इस वजह से तमाम निगाहें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ हैं, और हमें इसे होपफुल रहना चाहिए। अगर आज के इवेंट्स की डिटेल की बात करें तो भी मेरा ख्याल है कि ये बराह रास्त इनकी आज जो है वो मुलाकात शायद अभी पहले मरले में ना हो। जैसे हमेशा होता है कि दो ममालिक अगर जंग कर रहे हैं तो पहले उनकी एक मुलाकातें जो हैं वो मेज़बान से होती हैं, वो अपने मुतालबात पेश करते हैं, फिर वो कोई दरमियान वाली राह तलाश करते हैं, और फिर उन्हें
अगर वो मुनासिब समझते हैं तो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए टेबल पे लाया कमरान जाता है। साहब, कितने बजे ये बातचीत होगी? पहला डेलीगेशन ईरान का बातचीत करेगा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से? अभी इस हवाले से जो है वो कोई क्लियर टाइम, क्योंकि सिक्योरिटी भी कंसर्न्स हैं और चीज़ें भी हैं, वो भी क्लियर नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अमेरिकन वफद भी रात से पहुंच चुका है और आपके इल्म में है कि ईरानी वफद रात से पहुंच चुका है और अमेरिकी वफद कुछ देर पहले आज पहुंचा है। तो मेरा ख्याल है कि आज कुछ देर में कोई एक आधे घंटे के अंदर मुतवक्किल है कि उनकी पाकिस्तानी वफद से जो है वो मुलाकात हो जाएगी ईरानी वफद की, और उसके बाद यकीनन अमेरिका को वो बताएंगे कि क्या बात हुई है और फिर अमेरिका की कहानी भी सुनेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं, और फिर कोई बीच वाला रास्ता तैयार करके, प्लान तैयार करके फिर उन्हें टेबल पे लाया जाएगा। कमरान साहब, बहुत बहुत बधाई हो कि कम से कम पीस टॉक्स की बात को लेकर पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, और इस चीज को लेकर पाकिस्तान की आवाम में सेंटिमेंट क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इजराइल को, जब ये पीस टॉक्स हो रही हैं, इजराइल और ईरान के युद्ध को सीज फायर में तब्दील करने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके ठीक पहले वो इजराइल को कैंसर बुला देते हैं सर, और उसके बाद फिर उन्हें दबाव में, चाहे जिस वजह से भी, वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। जब दोनों फ्रीकैन से बात हुई और दोनों फ्रीकैन ने लुबनान को तस्लीम किया कि वो इस जंगबंदी का हिस्सा होंगे, तो उसके ऊपर आप लोगों को मिसाइल मारते हैं और निहत्ते लोगों को सैकड़ों या दर्जनों में उन्हें हलाक करते हैं, शहीद करते हैं, तो फिर आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं उस शख्स के लिए जो इसराइल है? तो यकीनन उसे फिर कहा जाएगा ना कि वो अमन को खराब करने वाला एक नासूर है, या माजरत जो भी अल्फाज उसके लिए अब इस्तेमाल किए गए या करने चाहिए थे, तो वो यकीनन उसी का हकदार था। तो बाकी अगर वो अजताब साहब, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है क्या सर? देखिए, आप खित्ते के अंदर देखिए ना कि कितने लोगों की जानें इससे वाबस्ता हैं, कितने लोगों की कारोबार इससे वाबस्ता हैं, और अगर आप अपने एक चंद लम्हे के, कामरान साहब माफ कीजिएगा, आपको रोकेंगे, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है वार्ता को लेकर, बातचीत को लेकर। इजराइल का लेबनान पर हमला। अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में, साउथ लेबनान में अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान के जेफ्टा इलाके में अटैक किया। पाकिस्तान में बातचीत से पहले इजराइल की ओर से यह अटैक किया गया। बातचीत के बीच इजराइल की ओर से लेबनान पर अटैक किया गया है। इजराइल ने साउथ लेबनान में यह अटैक किया, दक्षिण लेबनान में जेफ्टा इलाके में अटैक किया गया है। पाकिस्तान में बातचीत से पहले इजराइल की ओर से बड़ा अटैक किया गया था। अजिताब सर, आपके पास आते हुए, कामरान साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं, लास्ट जो बातचीत वो पॉइंट रख रहे थे, इस पर आपका रिएक्शन चाहिए। लेकिन इससे पहले, बातचीत के पहले साउथ लेबनान पर जो अटैक किया गया है, क्या इजराइल किसी तरह कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है सर? देखिए, इजराइल में जो अटैक चल रहा है हिजबुल्लाह पे, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि इजराइल की या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की अपनी मजबूरी है। अभी लेटेस्ट वहां जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में दिखाया गया है कि 79%, 79% इजरायली जनता चाहती है कि हिजबुल्लाह का जो अटैक होता रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उसको पूरी तरह से रोका जाए। और वो चाहती है जनता, 79%, ये लेटेस्ट अगर पोल की बात की जाए तो कह रहे हैं कि, तो एक तो डोमेस्टिक प्रेशर है, वहां का विपक्ष भी लगातार नेतन्याहू पे ये प्रेशर बना रखा है कि लेबनान में वंस फॉर ऑल काइंड ऑफ ये किया जाए एक्शन। और इसीलिए इजराइल बार बार लेबनान में सीज फायर कितनी दफा हुआ है 2006 से, हमेशा वो तोड़ता रहा है। इजराइल कभी भी सीज फायर पे टिका नहीं है, होने के बावजूद भी। तो एक तो वहां डोमेस्टिक प्रेशर है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी इजराइल पे है कि तुम सीज फायर करो, ऐसा नहीं है। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर में अमेरिका भी कह रहा है, सर इस पॉइंट को माफ कीजिएगा सर, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कामरान साहब की बात का अगर आप जवाब दे दें तो थोड़ा ठीक रहता। जी, जो कामरान साहब ने कहा, देखिए इजराइल एक रियलिटी है, उसको ईरान ना माने, पाकिस्तान ना माने, ये अब वो गया दौर जब आप इस चीज को आप ऐसे ही जनता को मुगालते में रखेंगे, गुमराह करेंगे। इजराइल एक रियलिटी है, उसको मानना पड़ेगा। और विश्व के, अब तो आप देखिए, आप पिछले 2 साल में अगर बात किया जाए, 2023 में जो गजा पे अटैक इजराइल पे अटैक हुआ और गजा में उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई की, निश्चित रूप से उसकी हर किसी ने भर्त्सना की है। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देखिए तो विश्व के कई देश, ऐसे देश जो पैलेस्टाइन को नहीं मानते थे, वो भी पैलेस्टाइन को मानने लगे हैं। पैलेस्टाइन को एज ए टू नेशन जो थ्योरी कही जाती है कि 2 देशों का अस्तित्व है, वो इजराइल भी है और पैलेस्टाइन है। बहुत सारे देश आगे आए हैं और पैलेस्टाइन को माना है, उसके एग्जिस्टेंस को माना है, उसको रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद इजराइल के पास भी अब वो जो पहले से वो चला रहा है, उनको छोड़ना पड़ेगा। इजराइल पैलेस्टाइन के अस्तित्व
अस्तित्व को मानना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह की जो बातें हो रही है और जो पाकिस्तान निश्चित रूप से कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सही से कम्युनिकेट किया होता तो ये कंफ्यूजन क्यों है कि सीज फायर में लेबनान शामिल था या नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और सबों ने कहा है कि नहीं, सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था। ऑफ कोर्स इजरायल तो कह ही रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, सारे लोग कह रहे हैं कि तो या तो कोई कम्युनिकेशन गैप है, इस चीज को छिपाना नहीं चाहिए था, ये क्लियर कट रखना चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान की विश्वसनीयता पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई आपने प्रॉपर कम्युनिकेट क्यों नहीं किया। और कई देखिए कामरान साहब, अंधेरे में रखने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कम्युनिकेट नहीं किया, प्रॉपर आरएनडी नहीं की थी। आप शहबाज शरीफ की अगर ट्वीट देखें तो उसमें लुबनान उसका हिस्सा है और तमाम महाजों की बात की गई है जहां जहां पे भी जंग हो रही है इस वजह से, और वो बड़ा वाजिया था और क्लियर था। ये अलग है कि वो एक ढीठ, जैसे आपने कहा कि वो एक ढीठ वजीर आजम है इसराइल के, और वो तो शायद ट्रंप को भी समझते हैं कि वो ट्रंप मजबूरी से उनके साथ है। अभी ब्लूमबर्ग की अगर आप खबर को देखें कुछ देर पहले की, तो हमें उसमें जो जियो ने भी जिसे शाया किया है उसके मुताबिक यही है कि उनके दोनों की बड़ी हार्ट टॉक अभी टेलीफोन पे कुछ देर पहले हुई है, कुछ घंटे पहले। तो उसके बाद उन्होंने इसका ऐलान किया है कि अब लुबनान भी उसके अंदर शामिल है, तो यकीनन उसी की वजह से है। और देखें, ये अमेरिका के भी हक में नहीं है इस जंग को लड़ना, और अमेरिका का अपना जितना नुकसान हो रहा है, उसके इमेज का जितना नुकसान हो रहा है, और वहां पे आप देखें कितने सेनेटर्स और उसके मुखालफिन और उसके अपनी पार्टी के लोग वहां पे अमेरिका में ट्रंप की बात को ना मानने और बगावत के लिए कह रहे हैं, तो वो भी उसके लिए एक बड़ा धचका है। और इसराइल के अपने मुफादात हैं और चीजें हैं, और वो उसका क्योंकि इकोनॉमी शायद उसे अपना बड़ा गर्व है कि शायद इकोनॉमी बड़ी उसकी ठीक है और उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अवाम को देखें तो अवाम, मैं नहीं मानता 80% 60% लोग जंग के हक में होंगे, क्योंकि बूढ़े लोग भी हैं, ज़ईफ भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, वो हर 15 मिनट बाद शेल्टर होम की तरफ इतनी बुलंदो बाला इमारतों से निकल कर नहीं पहुंच सकते। उनके भी मसाइल हैं, वो भी जंग बंदी से आते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर या एक अंदर का माजरत के साथ एक कोई खतरनाक जानवर जो उसके अंदर नेतन्याहू के अंदर है, वो उसे अमन की तरफ नहीं लौटने देता। वरना कोई मजायका नहीं है कि दुनिया में अमन हो और उससे लोगों की तजारत चीजें आगे बढ़े। कामरान साहब, आपकी बातों का मैं रिएक्शन अली सर से लेना चाहूंगी। अली सर, आप कामरान साहब को सुन रहे थे, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सर देखिए, पूरे इज्जत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो बात आती है उसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। मैं सरहद पे रह चुका हूं और मेरे सामने की बात है, 2003 की बात है, ये मेरे सामने की बात है। मैं तो ऑफिसर एज यंग लेफ्टिनेंट साहब था, सीज फायर हुआ था, हमारे सामने की बात है, मैं अपने बंकर में मौजूद था। सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद हमारे ऊपर फायरिंग आ गई पाकिस्तान से, और बहाना क्या मारते हैं ये लोग, ये बोलते हैं अरे इनकी ये फॉरवर्ड पोस्ट पे थे, हम पे आदेश नहीं दे पाया। यानी कि इतना कम्युनिकेशन है क्या? हमें तो आदेश आ गया भारत सरकार की तरफ से, जब आया कि सीज फायर होगी, हमारे कमांडर ने बोला फायरिंग नहीं करना होगा पाकिस्तान के ऊपर, हम 3 के फासले पे थे, हमारे ऊपर फायरिंग आ गई। तो मैंने पर्सनली देखा हुआ है अपनी आंखों से ये होते हुए। 92 में जब पाकिस्तान की जब डेड बॉडीज, जब इनके फौजियों को हमने जब मारा, तो ये लोग पहचाने से इन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि हमारे फौजी नहीं है ये, पता नहीं कहां से आए, आसमान से टपके शायद, आपको जो करना कर दी। हमने पूरी इज्जत एहतराम के साथ इनको दफनाया, पढ़ के फातिहा भी पढ़वाई गई वहां पर, ठीक है। और पाकिस्तान के लोग फिर भी इनको, तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं मानू वाला, और मोदी की जब आप बोले थे, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया साहब, जब आप बोले थे आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, बहुत ही साहब, जब आप बोले थे आपको मैंने बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, आपको तफसील से खामोशी से सुना मैंने। पूरी दुनिया की नजरें अभी पाकिस्तान की तरफ टिकी हुई हैं, तो यानी कि पूरे लोग आपको देख रहे हैं, और ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चैनल में दिखाया जाता है, तो आप सुन लीजिए साहब प्लीज। मैं आपको कोई मुकम्मल कीजिए जी, मुकम्मल कीजिए, फिर सुनिएगा, आप सुनने का हौसला भी रखिएगा जी। मेरे को बहुत हौसला है साहब, फौजी आदमी हूँ, बहुत हौसला है। सुनिए, अच्छा तो आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है सर? आप अगर खुद सोचें, अपने गिरबान में झांक कर एक बार आप देख लें। मैं बड़े प्यार से ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूँ, मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ।
अगर आप खुद देख लें कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है, दुनिया जगहसाई क्यों करती है पाकिस्तान की। देखिए हिंदुस्तान के अंदर ना, जैसे कि मैं पता है आप तब थे नहीं पैनल पे, कानपुर चमड़े के लिए मशहूर है, नागपुर सल्तनत के लिए मशहूर है। वैसे कहें पाकिस्तान आतंक के लिए मशहूर क्यों है साहब? आपने सोचा और कोई मुल्क नहीं? हम और किसी मुल्क को आतंकिस्तान क्यों नहीं कहते दुनिया वाले? क्यों उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया साहब? उसामा बिन लादेन दुनिया का खुनकर आतंकवादी था। सर वो उसको आप आतंकवादी तकरीर जलसे में कर लीजिए 4 घंटे की, फिर मुझे मौका दे दीजिएगा, मैं आपको इन ठीक है। तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा। क्योंकि कामरान वो साहब, मुझे लग रहा है 4-5 घंटे का प्रोग्राम है, तो आपके पास कंप्लीट काफी करने टाइम दीजिए, है, आप कंप्लीट के करने साथ दीजिए। खड़े हैं और आपने उसकी अगली पॉलिटिकल गेम सारी बनानी है, अब- तो आपको टाइम मेरा ख्याल है देना कंप्लीट करने चाहिए, दीजिए। जरूरी है। साहब देखिए, अगर मैं चैनल्स को बोलना इत्तेरात भी शुरू मिल कर रहे हैं, दूं, उनको मैं पाबंदियां भी लग इतने सकती हैं। तेज चिल्लाऊंगा ना कि तुर्की तक आवाज पहुंचेगी मेरी, ठीक है? तो सर आप मुझे देखिए, बोलने सिर्फ दीजिए। बात यह है कि सिर्फ मैं आपका दुख समझ सकता हूं, आप दुनिया की खुशी में खुश नहीं हो सकते। आपके ऊपर मोदी हुकूमत का जो मोदी हुकूमत का दबाव है, वो मजबूरियां हैं आपकी, आप सच नहीं बोल सकते। आप पाकिस्तान अच्छा। की इज्जत होती देख नहीं सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बस बात इतनी है। आप पूरी देखिए, दुनिया जोकर जानती पंथी है, आप आप यहाँ पे इंडियन खड़ी साहब, मीडिया के अलावा आप ये देख बड़ा लीजिए, सीरियस चैनल है, आप गंभीर चैनल है आप बाइबल साहब। देख ये लिए, आप बीबीसी को देखिए, आप आप ये CNN को जोकर देखिए, पंथी, फॉक्स अंकिता न्यूज जी को इनको बोलिए देखिए, जोकर अल पंथी जजीरा अपनी को किसी कॉमेडी शो देखिए, पे जाके कर आप इंडियन मीडिया को रही है। छोड़ के बाकी जगहों को भी देखिए, आपको पाकिस्तान की बोलते इज्जत का रहिए, अंदाजा बोलते होगा। रहिए। आज तो क्रेडिट मैं नहीं लेना चाह रहा जरा था, ये जो स्क्रिप्टेड दुनिया जो हमें दे रही है स्क्रिप्टेड ड्राफ्ट उसका जो अंदाजा होगा। प्राइम आपको मिनिस्टर लगेगा कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने है जो कि कट एंड पेस्ट बात किया कर था, रही उस है, पे भी आपको कामरान अंदाजा साहब से होगा, कुछ ओपिनियन ले आपको लीजिए अंदाजा अंकिता जी। होगा कि मोदी देखिए को- सर, मोदी सॉरी, थोड़ी देर के लिए गेस्ट की आवाज डाउन कर दीजिए। कामरान साहब, ये बहुत गलत बात है सर। इंडियन मीडिया के ऊपर आपने जिस तरीके से सवाल उठा दिया, अगर फुटेजेस में दिखाऊं आपको कामरान साहब, मैं इस जो डिबेट चल रही थी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि आपने मीडिया के ऊपर सवाल उठा दिए तो मेरा बोलना बनता है, और बुरा ऑफ कोर्स मुझे लगा है। सर, अगर पाकिस्तानी मीडिया की फुटेजेस में दिखाना शुरू करूं, शर्म आ जाती है सर। कॉमेडी शो लगता है, कम से कम यहां बातचीत तो होती है, भले तू मैं लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कॉमेडी शो नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज से मिलने पहुंचा ईरानी दल, यूएस की वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया है, ईरान उठाएगा। दरअसल बैठक में यूएस के उल्लंघन पर चर्चा होनी है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ईरानी दल पहुंचा है बातचीत करने, यूएस की वादा खिलाफी का मुद्दा उठाएगा। बैठक में यूएस के उल्लंघन पर चर्चा होगी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने के लिए ईरानी दल पहुंचा हुआ है। ईरान की वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया गया है, ईरान उठाएगा, और पहला डेलीगेशन ईरान का ही शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। बैठक में यूएस के उल्लंघन पर चर्चा होगी।